अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। मुंबई दादर स्टेशन ट्रेन पहुंच चुकी थी। अधिक जानकी के पीछे अपना सामान लिए बाकी रिश्तेदारों के साथ डिब्बे में बाहर आकर खड़ा था। अधिक के कजिन भाई ने उसको ताना देते हुए पूछा, और भाई, आंखें तो काफी लाल दिख रही है आपकी, लगता है कि पूरी रात सोए नहीं हो। ये ताने पर और कई रिश्तेदार भी हंस दिए। जानकी यह सब सुनते ही जैसे स्कूल में बच्चे को पूरी क्लास के सामने पनिशमेंट में खड़ा कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही सहम गई। भाभी जान, आप इतना क्यों शर्मा रहे हो? अब जीजू को आपसे कोई दूर नहीं करने वाला है। अधिक की चचेरी बहन ने जानकी को ही ताना कसा। अधिक जानकी के कोनों में धीरे से फुसफुसाया, आई एम सॉरी फॉर दिस। ये नालायक लोग जब देखो तब मस्ती ही सूझती है इन्हें। क्वोट, इट्स ऑल राइट। जानकी ने बात को वही खत्म करते हुए कहा, देखो देखो, अभी भी इन दोनों की सीक्रेट बातें खत्म ही नहीं हो रही है। आये हाय, मैं वारी जावा। यू बोथ आर सो क्यूट। जानकी और अधिक को आपस में फुसफुसाते देख उसकी चचेरी बहन ने फिर से ताना दिया। इस बार जानकी को इतने सारे लोगों के बीच शर्म आ गई और वो हल्का सा हंस दी। चलो सब, अब दादर स्टेशन आ चुका है, बातें बाद में कर लेना, वरना इतनी भीड़ में पक्का किसी का तो सामान छूट जाएगा। अधिक के पापा ने हंसी मजाक में व्यस्त रिश्तेदारों को कहा। सब एक के बाद एक ट्रेन से उतरने लगे और अपने सामान को घेर कर स्टेशन पर ही एक बड़ा सा सर्कल बनाकर खड़े होने लगे। आसपास वाले सबको पता चल रहा था कि एक बड़ी सी फैमिली कहीं घूमकर वापस लौट रही थी। आखिर में जानकी और अधिक बचे थे। उतरते वक्त जानकी के पटियाला पायजामे का छोर उसकी सैंडल में फंस गया और वो अपना बैलेंस घुमा बैठी। वो सामान के साथ आगे गिरने ही वाली थी कि अधिक ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया और उसको गिरने से बचा लिया। जानकी के काली मेहंदी में सजे नर्म हाथों को छूते ही अधिक को गर्माहट का एहसास हुआ। जब वो छोटा था और सर्दियों में उसकी मॉम की साड़ी में खुद को लपेट लेता था, बिल्कुल वैसा ही एहसास हो आया। थैंक्स। सबके सामने लज्जित होने से बचा लेने के लिए जानकी ने अधिक की आंखों में आंखें डालकर शुक्रिया किया। स्टेशन की भीड़भाड़ से होते हुए सब पार्किंग में अपनी अपनी टैक्सी में बैठकर अधिक के घर के लिए निकल रहे थे। नई बहू के स्वागत की रस्में अधिक के घर में होने वाली थी। अधिक की मॉम ने फोन पर ही अपनी बहन, जो घर में रस्मों की तैयारियां कर रही थी, उसको पहले से ही सब समझा दिया था। जानकी और अधिक भी टैक्सी में बैठ चुके थे। मुंबई की फैली हुई सड़कों पर टैक्सी फुल स्पीड में भाग रही थी। जानकी ने ठंड होने के बावजूद द खिड़की का शीशा हल्का नीचे किया। सुबह की वो ठंडी हवा उसके चेहरे और बालों में घुस गई। सूरज की किरणें जानकी जहां बैठी थी उस खिड़की के कोने से अंदर आ रही थी। जानकी का गोरा चेहरा किरणों के सुनहरे रंग में खिल उठा था। जानकी अपनी गोद में रखी हथेलियों को सूरज की रोशनी में निहारती रही। काली मेहंदी सुनहरी धूप में और ज्यादा डार्क दिख रही थी। वो अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर अर्धचंद्राकार बनाकर देख रही थी। का इत्तेफाक था। उसने अपनी सहेलियों से सुना था कि जिसकी हथेलियों को जोड़ने पर सबसे लंबा चंद्रमा बनता है, उसका हमसफर उसको बहुत प्यार करता है। जानकी का चंद्रमा बड़ा तो बन रहा था, लेकिन अधिक किसी और के प्यार में डूबा हुआ था। एक बार फिर से हकीकत याद आते ही जानकी का चेहरा उतर गया। उसने अपनी हथेलियां को मुट्ठी में बंद कर दिया, जैसे वो अपने चंद्रमा को पकड़ के रखने की कोशिश कर रही हो। तभी टैक्सी में रेडियो पर गाना बज उठा।
कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, वैसे तो तेरी नामे भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो अगर हाँ कहे तो बात होगी और ही। अपने फोन में से जब अधिक का ध्यान हटा तब उसने जानकी को खिड़की के शीशे पर अपने सर को ढाले हुए पाया। जानकी जैसी लड़की को वो प्यार नहीं दे पाएगा का गिल्ट उसके मन में एक बार फिर से चुभ उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर पीछे सीट पर ढाल दिया। अचानक से अधिक के मन में प्रिया की तस्वीर उभर आई। उसने देखा कि उसके साथ टैक्सी में जानकी की जगह प्रिया बैठी हुई है, नई नवेली दुल्हन बनकर, वही पिंक सलवार सूट में। वो अधिक के सामने देखती है और फिर अधिक की जगह प्रिया बैठी हुई है, नई नवेली दुल्हन बनकर, वही पिंक सलवार सूट में। वो अधिक के सामने देखती है और फिर अधिक के कंधों पर अपना सर रख देती है। अधिक भी अपने गालों को प्रिया के बालों पे रख देता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है। तभी सर सर सो गए क्या? उतरना नहीं है क्या? ड्राइवर ने अधिक को जगाते हुए कहा। वो लोग घर पहुंच चुके थे। दोनों बाकी रिश्तेदारों के साथ लिफ्ट में अपने फ्लैट के एंट्रेंस तक आ पहुंचे। घर के एंट्रेंस पर पीली रोशनी और गेंदे के फूलों की खूबसूरत सजावट थी। कुछ लोग घर के अंदर जमा हुए थे। अधिक की मॉम ने जानकी को चुनरी सर पर लेने का इशारा किया। जानकी ने तुरंत चुनरी से सर ढक लिया। गृह प्रवेश के लिए दोनों को घर के मुख्य एंट्रेंस पर खड़ा किया गया। अधिक की मॉम ने नवविवाहित जुगल की आरती उतारी। आरती उतारते वक्त वह अपने बेटे की आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी, जैसे बिना बोले जानकी को अपनाने के लिए वह बार बार अधिक को मिन्नतें कर रही हो। जानकी ने अपने दाएं पैर से चावल से भरा कलश घर के अंदर गिराया और चारों ओर तालियां बज उठी। उसने कुमकुम से भरी डिश में अपने दोनों पैरों को रखा और फिर गुलाब की पंखुड़ियों के बीच वो अधिक के साथ घर में प्रवेश की। लोग खुशी से चहक उठे। नई बहू का स्वागत देखने अड़ोस पड़ोस की औरतें भी आई थी। अधिक अब इम्पेशेंट हो रहा था। उसको अब ये सब रस्मों से चीड़ हो रही थी। प्रिया की याद आते ही उसको सिगरेट की तलब हो आई थी। और एक ये रस्में थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अधिक की मॉम ने दोनों को कुमकुम में डूबा कर अपने हाथों की छाप दीवार में सजाए गए एक डेकोरेटिव कान में छोड़ने को कहा। दीवार पर बने अधिक के बड़े पंजों के निशान और बगल में उसके छोटे पंजे जानकी देखती ही रह गई। कुछ बातें जिंदगी का नजरिया बदल देती है। यही रस्मों को लेकर कल तक वह कितनी खुश थी, अपनी आने वाली नई जिंदगी की आशाओं से भरपूर। सोचने तक का समय नहीं मिल रहा था कि वो क्या क्या करेगी। और अचानक से उस पल में अपने पंजों के निशान को देखते हुए उसे अकेलापन खाने को दौड़ाया। निराशाओं ने उसके मन को घेर लिया जैसे रात को अंधेरा घेर लेता है। इतने सारे लोगों के बीच भी अकेली पड़ गई थी। उतनी देर में उसने अधिक को अपनी माँ से एक कोने में गुस्से में कुछ फुसफुसाते हुए सुना। माँ, अब बस भी करो ये दिखावा। आपका मान रखने के लिए मैंने ये सब तो कर लिया, लेकिन अब मुझे मजबूर मत करो। इससे ज्यादा किसी भी चीज की मेरे से उम्मीद मत रखना। मैंने पहले से बताया था आप लोगों को। ये सुनते ही जानकी का बचा कुचा स्वाभिमान भी टूट गया। वो जैसे पत्थर की तरह वही गड़ी की गड़ी रह गई। वो अधिक की मॉम को रेस्पेक्ट करती थी। ये सब जानते हुए भी अधिक की मॉम ने ये शादी होने दी। क्यों? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा उन्होंने। न चाहते हुए भी एक बार फिर से जानकी की आंखों में आंसू भर आए।
और क्या देखना अब बाकी बचा था जिससे उसके टूटे दिल को और ज्यादा चोट लग सकती थी। अधिक का घर, मुंबई। नई बहू के गृह प्रवेश के बाद जब आगे की रस्में अचानक से कैंसिल हुई तब सब लोग घर जाने लगे। अधिक के रस्मों में हिस्सा न लेने के निर्णय की वजह से अधिक की मॉम को सबको बताना पड़ा कि ट्रैवलिंग में अधिक की तबीयत गड़बड़ हो गई है और इसलिए कुछ बची कुची रस्में वो लोग थोड़ा समय रहकर ही निपटा लेंगे। करीबी रिश्तेदार सब घर जाने को निकल लिए। बस अधिक की बुआ और चाचा का फैमिली अभी भी घर पर था। लोग कम होने के वजह से जानकी को भी सांस लेने में आराम मिला। घर पर बचे गेस्ट बाहरगांव से आए हुए थे, इसलिए वह तो रिसेप्शन खत्म करके ही जाने वाले थे। अधिक की मॉम ड्राइंग रूम में बिठाई गई नई बहू को लेकर अधिक के कमरे में चली आती है। उसका सामान भी पहुंचाया गया। जानकी ने कमरे में दाखिल होते ही देखा कि अधिक के कमरे को अच्छे से रेनोवेट किया गया था। अधिक जैसे सोचा था वैसे ही बालकनी में रखी बिन बैग पर पसरा हुआ था। मुंबई का घर था लेकिन जगह काफी बड़ी थी। इतनी हाइट पे अपार्टमेंट, रूम में बड़ी सी बालकनी में 2 सीटर झूला भी था। बालकनी से नीचे दूर पवई लेक दिखता था और आसपास के छोटे बड़े बिल्डिंग और ढेर सारी हरियाली। गगन को छूने वाली इमारतों में से वह एक में रहने आ गई थी। जानकी अभी भी अधिक की मॉम की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी। अधिक के बाद एक वही थी जिसको इस घर में जानकी ने अच्छे से जानने की कोशिश करी थी। इतनी बार वह मिली थी, उनके साथ समय बिताया था कि वह नई लाइफ शुरू करने से पहले सबको अच्छे से जान पाए। लेकिन सब व्यर्थ था, सब अपने बारे में ही सोच रहे थे। यहाँ उनको परिवार की इज्जत ज्यादा प्यारी थी शायद। अधिक की मॉम ने उसके लिए बनाए गए नए ड्रेसिंग कैबिनेट उसको दिखाए और फिर वह दोनों को प्राइवेसी देने के लिए रूम से बाहर चली गई। अभी तक सब ठीक है। अधिक के पापा ने नीचे किचन में चाय बनाने चली आई उसकी मां को पूछा। कुछ कह नहीं सकते। अधिक जानकी के सामने भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, उखड़ा उखड़ा। शायद उसने जानकी को सब बता दिया है। बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। दूध में घुल रही चाय पत्ती को एक नज़र देखते हुए अधिक की मां ने जवाब दिया, तुम देखना जो भी हुआ है बिल्कुल सही किया है हमने। ये गुस्सा अनबन सब कुछ दिनों तक रहेंगे। ये दोनों जल्द ही एक दूसरे को अपना लेंगे, फिर तुम ऐसे अफसोस नहीं करोगी। अधिक के पापा जैसे लोगों को अपनी चेस गेम के प्यादे समझ रहे हो उसी तरीके से उधली हुई बातें किए जा रहे थे। अधिक की मॉम की आंखों से आंसू बह चले। वो सोच रही थी कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है उनसे। जानकी को अपने सामान को कैबिनेट में सजाते हुए देख अधिक ने बालकनी में पड़े रहना ही सही समझा। थोड़ी देर बाद वह अंदर चला आता है। आई नीड सम रेस्ट। मेरी नींद ट्रेन में पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर अधिक तकिया लेकर सामने रखे सोफे पर चला आता है। आप यही सो सकते हो बेड पर, मैं सोफा पर सो लूंगी। इट्स ऑल राइट। नहीं, तुम वही सो जाओ। वैसे भी सामान भी अभी बिखरा पड़ा है वहां। मैं सोफे में कंफर्टेबल हूं, मुझे आदत है। इतना कहकर अधिक खुद सोफे में लंबा होकर नींद के हवाले हो गया। जानकी ने अपना सामान कैबिनेट में सजाया। एक के बाद एक नई साड़ी और सलवार सूट सब हैंगर पर वो टांग कर सजा रही थी। शादी के मौके पर खरीदी हर एक चीज के पीछे उसके कई अरमान थे। कभी कलर अधिक की पसंद का तो कभी हाईफाई स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए ब्लाउज का डिजाइन मॉडर्न।
अगर उसका बस चलता तो वह सिर्फ हल्के रंगों की कॉटन की बाटिक प्रिंट्स की साड़ी ही पहनती और साथ में एक समान सिले हुए नॉर्मल ब्लाउज। अपनी बुक्स और ऑनलाइन ज्वेलरी बनाने का कुछ सामान उसने अपनी बैग में ही रहने द छोटी या बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उसका। मन की हारी जानकी खुद के लिए कॉफी बनाकर बालकनी में चली आई। नींद तो उसकी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके लिए नींद कोसों दूर थी। रात को रिसेप्शन के लिए घर से सब आने वाले थे। पता नहीं सबके सामने अधिक कैसा बिहेव करेगा और उसको और एक शाम ये तमाशा झेलना होगा। कुछ भी हो जाए उसके घरवालों तक ये बात किसी भी तरह से नहीं पहुंचनी चाहिए। उसने अधिक की मॉम को कहकर खुद के लिए घर पर बुलवाए पार्लर को भी कैंसिल करवा दिया था। उसका मन बिल्कुल नहीं था आईने के सामने घंटों तक सजने संवरने का। वो खुद ही अपना सब कुछ संभाल लेगी। बालकनी के झूले पर बैठते ही ठंडी हवा उसके मुंह और गर्दन पर लगी। उसके खुले बालों में भी हवा की फड़फड़ाहट घुस गई। कभी कभी मौसम भी इतना सयाना बन जाता है कि पता नहीं चलता वो कब हमारे दुख दर्द बांटना शुरू कर देता है। उसको पता भी नहीं था कि कब उसकी आंखों से गर्म आंसू बहना शुरू हो गए थे। अब निराश नहीं होगी ऐसा खुद को प्रॉमिस किया था, इसके बावजूद एकदम से जीवन में आए इस बदलाव को वो इतना जल्दी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने कॉफी का गरम घूंट लिया, गले में भर आए रुदन के दम को कॉफी के साथ घटक लिया और फिर अपना व्हाट्सएप खोला। सबसे ऊपर ही आदित्य का मैसेज था। हाउ इज मैरिड लाइफ एंड हाउ इज फर्स्ट डे इन मुंबई। ये पढ़कर वो और ज्यादा दुखी हो गई। जैसे एक छोटे बच्चे को सहानुभूति जताने से वो फुट फुट कर रो पड़ता है, वैसे ही कुछ हाल जानकी का हुआ। वो अपने पुराने दिनों में पहुंच गई जब जीवन आसान हुआ करता था। आदित्य उसको घर की गली के बाहर तक छोड़ने आया करता था। जानकी के घरवालों से बचने के लिए दोनों दूरी पर ही मिलते थे। कुछ गलत नहीं कर रहे थे, फिर भी दुनिया के तानों से बचने के लिए दोनों आपस में ही समझ लिए थे। आदित्य जानकी के छोटे से छोटे सुख दुख का पार्टनर था। दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते और समझते थे कि एक का सेंटेंस दूसरा पूरा कर सकता था। कई सारे इमोशंस दोनों के बीच सिर्फ आंखों से ही एक्सचेंज हो जाते थे। दोनों की सोच, दुनिया और दुनियादारी को लेकर राय भी एक से थे। जानकी कुछ रिप्लाई करे उसके पहले ही आदित्य का मैसेज आ गया। टिल्ड, लगता है तुम बिजी हो। सुनो, मैं रिसेप्शन में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कल एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में मैं मुंबई आ रहा हूं। मिले क्या? यहाँ सब ठीक है। एंड हाँ, श्योर, कहाँ और कब मिलेंगे? जानकी ने जैसे ही आदित्य के आने की खबर सुनी उसकी जान में जान आई। फाइनली वह किसी अपने के साथ अपना दुख बांट सकेगी। मैं आकर बताता हूँ। तुम्हारे घर से नजदीक में ही मिलेंगे ताकि तुम्हें दिक्कत न हो। हैव फन इन योर रिसेप्शन। गॉड ब्लेस यू डियर। आदित्य के आने की खबर सुनते ही जानकी को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिले वैसे एक आशा की किरण दिखी। एक दोस्त ही दूसरे दोस्त का दुख और मजबूरी समझ पाएगा। बाकी सबका इस उलझन से सीधा स्वार्थ जुड़ा हुआ था। उसको उम्मीद जगी कि नई लाइफ वो शायद हैंडल कर लेगी, अकेले ही सही। वो अपना पूरा फोकस अपने ऑनलाइन ज्वेलरी के बिजनेस पर करेगी। आदित्य ने जानकी के ज्वेलरी बिजनेस को लेकर कुछ नंबर्स उसको एक्सेल में लिखकर बताए थे। कितना मुनाफा % होना चाहिए, कहाँ से ज्वेलरी रिसोर्स करनी है, उसका पैकेजिंग और उसके बेचने की कीमत सब आदित्य ने और जानकी ने साथ में मिलकर तय किया था।
मार्केटिंग कैसे करेगी यह भी आदित्य ने उसको कुछ हद तक बता रखा था। इतना भी मुश्किल नहीं हो जीना शायद जितना वो सोचकर परेशान हो रही है। मुझे बस एक आशा चाहिए आगे बढ़ने के लिए और वह होगा मेरा खुद का बिजनेस। वो करीब 1 घंटे तक बालकनी में ही बैठी रही, गहरी सोच में डूबी हुई, कभी घबराई हुई तो कभी थोड़ी सी सुलझी हुई। ज्यादा उजाले में बैठे बैठे आंखें थक रही थी। वह थोड़ी देर बाद कमरे में आकर वही बेड पर पसर गई। माँ। नसिक तनाव के चलते रोकर थकी हुई आंखें कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। जब उठी तो उसने देखा कि किसी ने उसके शरीर पर मलमली शाल ओढ़ाए हुई थी। उसके सर के नीचे पिलो भी रखा था और सामने सोफे पर अधिक नहीं था। उसको समझ नहीं आता था अधिक का ये इतना जल्दी बदलता हुआ रंग। कभी वो चिढ़ जात आता तो कभी ऐसे पेश आता था। उसने बालकनी में झांका तो अधिक अपने मोबाइल और सिगरेट के साथ व्यस्त था। समय देखा तो बस 1 घंटा रह गया था फंक्शन शुरू होने में। वो जल्दी से पहले डिसाइड किए हुए लहंगे को लेकर वॉशरूम में फ्रेश होकर कपड़े चेंज करने चली जाती है। अधिक। हाय, ये मेरा नया नंबर है। आशीष। यह अचानक से अधिक के व्हाट्सएप पर आशीष के मैसेज को देखकर अधिक चौंक गया। प्रिया के जाने के बाद उसने आशीष से भी बात करना अवॉइड किया था। वह उसको प्रिया की याद दिलाता था। हाँ आशीष, हाउ आर यू? कहाँ हो? नई जॉब में सेट हो गए? अधिक ने होठों के बीच में सिगरेट दबाए हुए दोनों हाथों से मोबाइल पकड़कर झटपट टाइप करते हुए तुरंत रिप्लाई किया। मैं ठीक हूँ। हैप्पी वेडिंग टू यू। सॉरी पहले मिल नहीं पाया। आशीष अधिक के पापा की दी हुई वार्निंग से अभी भी डरा हुआ था। वो चाहता था कि कुछ दिनों ये सब चक्कर से वह दूर ही हो जाए। लेकिन दोस्त को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। आई मिस्ड यू बिग टाइम ब्रो। आई एम रियली सॉरी। होप तू अब पहले से बेहतर फील कर रहा होगा। कभी मिलकर गम बांटेंगे। आशीष ने अपने मन का गिल्ट कम करने के लिए अधिक की माफी मांग ली। इतनी बड़ी बात उसने अधिक से छुपाई जो थी। हाँ श्योर। आज रात ही रिसेप्शन के बाद 11 बजे मेरे अपार्टमेंट के टेरेस पर मिलते हैं। आई नीड टू टॉक टू समवन। ठीक है, मैं अपनी वाली सेम ब्लैक डॉग लेकर आता हूँ। तेरी शादी के लिए चीयर्स करेंगे। शादी माय फूड। कुछ भी बकवास मत कर यार। तू भी जानता है ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। ठीक है। ठीक है, सी यू देन। अधिक ने फोन साइड में रखकर बालकनी से रूम में झांका तो जानकी आईने के सामने ड्रेसिंग टेबल की चेयर पर बैठी थी। लाइट टर्कोइश कलर के लहंगे में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बाल बनाना और मेकअप अभी बाकी था। वह गले में एक नेकलेस का हुक बंद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। अधिक बाहर से ही उसको देख रहा था। वह खड़ा होकर अंदर चला आया। यू नीड हेल्प? अधिक ने जानकी के पीछे जाकर दूर से ही पूछा। नो आई एम फाइन, कहते हुए जानकी अभी भी वो नेकलेस बंद करने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। लेट मी हेल्प यू, कहते हुए अधिक ने जानकी के मेहंदी से सजे कोमल हाथों से नेकलेस ले लिया। फिर से अधिक को वही गर्माहट का एहसास हुआ। गर्माहट और अपनापन। उसने जानकी के बाल एक तरफ किए। बैकसाइड ब्लाउज में बने अंडाकार कट में जानकी की गोरी पीठ रूम की रोशनी में और भी सुंदर दिख रही थी। अधिक की उंगलियों का स्पर्श होते ही जानकी सहम गई। उसने अपनी पीठ जैसे अचानक से अंदर खींच ली। रिलैक्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। रिलैक्स होने को कह तो दिया था लेकिन जानकी के शरीर को छूते ही अधिक खुद भी अनकंफर्टेबल हो गया।
अधिक ने नोटिस किया कि उसकी गोरी गर्दन के नीचे मेरुदंड की लाइन पर एक नाजुक सा छोटा सा मोरपंख का टैटू बना हुआ था। अधिक वह टैटू को देखता ही रह गया। इतनी नजाकत और कोमलता कैसे किसी को भगवान दे सकता है। वो इतना उलझ गया कि उस टैटू को छूने ही जा रहा था तभी टिल्ड हो गया। क्या? जानकी ने अपना गला साफ करने की झूठी आवाज करते हुए पूछ लिया। अचानक से वास्तविकता सामने आते ही अधिक अपने होश में वापस आया और एकदम से ही रुक गया। हाँ, ये लो। सॉरी इफ आई मेड यू फील एक्वार्ड। उसने इस पल में कुछ किया तो नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों वो सॉरी कह रहा था जानकी को। इट्स ऑल राइट। जानकी ने नेकलेस आगे से आईने में देखते हुए ठीक किया और अपने बाल बनाने लगी। मुंह पर हल्का सा मेकअप लगाया और बिंदी लगाकर तैयार हो गई। अधिक अभी भी उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। वो जानकी को देख जा रहा था, जैसे जानकी को सजते हुए देखकर उसको सुकून सा मिल रहा था। तभी अधिक की बुआ कमरे में नॉक करते हुए चली आई। अरे वाह, तुम तो पार्लर के बिना भी उतनी ही सुंदर लग रही हो बहुरानी। उन्होंने जानकी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए ताना कसा। ये क्या? पहले ही दिन मान खाली। पहले कुछ दिन मान खाली नहीं छोड़ते हैं बेटा, बुआ ने कहा। जानकी सब कुछ संभाल कर माँ की कही हर बात याद रखकर कर रही थी, लेकिन ये बात भूल गई। आओ अधिक, ये लाइनर लो, तुम ही जानकी की मांग में ये बना दो। पीछे खड़े हुए अधिक को सिंदूर लाइनर थमाकर बुआ साइड में हट गई। रूम में दोनों संकुचित हो गए। अधिक हठीली बुआ से ज्यादा बहस करना नहीं चाहता था। उसने लाइनर ली और जानकी की मांग में एक बार फिर से छोटी सी लाइन बना दी। जानकी की आंखें एक बार फिर से बंद हो गई। अधिक का हाथ उसके माथे पर लगते ही उसका मन पुराने सपनों को सामने ले आया। वही अधिक जिसके स्पर्श के वह सुबह शाम सपने देखती थी, उसने दूसरी बार उसकी मांग सजा दी थी। जानकी के अंतकरण में एक बार फिर से झटका लगा। इस झटके में दुख और रसुख दोनों शामिल थे। क्यों किस्मत बार बार उसको वही मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है। कैसी शादी थी यह, जहां सब कुछ हो रहा था लेकिन प्यार सिर्फ एक तरफा था। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।